हेलो एवरीवन, वेलकम क्लास ट्वेल्थ। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट और वी कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। लास्ट क्लास में अगर आप सबको याद हो तो हमने फाइनेंशियल मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी डिटेल में कवर किया था। हमने जो फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस भी स्टडी करे थे। तो आज की क्लास में हम प्रोसीड करेंगे विद द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। क्लास फाइनेंशियल मार्केट जो है वो टू मेजर सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। व्हाट इज मनी मार्केट, कितनी डिटेल में हमें इसे पढ़ना है, वो सब आज की क्लास में हम कवर करेंगे। मनी मार्केट को कंप्लीट आज हम स्टडी करने वाले हैं। दूसरी तरह की मार्केट है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अपने दो सब डिविजन्स हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। बट डोंट वरी क्लास, हमने ये मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, सभी तरह की मार्केट्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं फटाफट मनी मार्केट से। ठीक है क्लास, ये जितनी भी क्लासिफिकेशन है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। सभी के सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद मनी मार्केट। यस क्लास, नाउ लेट्स बिगिन विद मनी मार्केट। क्लास, मनी मार्केट वो मार्केट है जो किस टाइप के फंड्स के लिए है? शॉर्ट टर्म फंड्स। ठीक है, यानी वो सिक्योरिटीज जिनका मेच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर हो, जब उन सिक्योरिटीज की डीलिंग होगी उस मार्केट को बोलेंगे मनी मार्केट। ठीक है, अब इसको थोड़ा और इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लास, इस मार्केट में चाहे कंपनी हो चाहे पब्लिक हो, वो या गवर्नमेंट हो, वो सिक्योरिटीज इशू करते हैं जिनका मेच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर हो। यानी कि इस मार्केट के अंदर जब कंपनी या गवर्नमेंट जो भी पैसा उठाता है, जिसको भी पैसा मिलता है, वो पैसा कितने टाइम के लिए मिलता है? फॉर लेस देन 1 ईयर। समझ रहे हो? इसलिए ये मार्केट किस चीज की हो गई? शॉर्ट टर्म फंड्स की, क्योंकि जो पैसा रेज हो रहा है उसका टाइम पीरियड क्या है? लेस देन 1 ईयर। एंड जब भी फंड्स लेस देन 1 ईयर के लिए इशू होते हैं या लेस देन 1 ईयर के लिए रेज होते हैं, तो वो कौन से फंड्स होते हैं? शॉर्ट टर्म फंड्स। ये तो सबको पता है, एक साल से कम टाइम के लिए जो भी फंड्स इशू होंगे वो शॉर्ट टर्म फंड्स है। तो मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पे कौन से फंड्स रेज होते हैं? शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी लेस देन 1 ईयर वाले फंड्स। यानी अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो ये मार्केट उन मॉनेटरी एसेट्स में डील करती है, उन सिक्योरिटीज में डील करती है whose period of maturity is 1 year, जिनका पीरियड ऑफ मेच्योरिटी कितना है? 1 साल। ठीक है, आप मतलब 1 ईयर का मतलब समझ दो, इट इज अप टू 1 ईयर। मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बात बता दूं, इसका मतलब है अप टू 1 ईयर। 1 ईयर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अप टू 1 ईयर तक के टाइम पीरियड वाली जो सिक्योरिटीज है जिनका मेच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर है, वो वाली जो सिक्योरिटीज हैं वो किस मार्केट में डील होती है? मनी मार्केट में। ठीक है क्लास, इट इज अ मार्केट वेयर लो रिस्क, unsecured and short-term debt instruments that are highly liquid are issued and actively traded every day. क्लास देखो, ये चैप्टर थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज कॉम्प्लेक्स है, थोड़े से इसके जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप धीरे धीरे चलो, रशअप करने की जरूरत नहीं है। क्लास, ये वो मार्केट है जिसकी सिक्योरिटीज, जिसके एसेट्स, जिसके मॉनेटरी एसेट्स लो रिस्क वाले होते हैं। क्यों लो रिस्क वाले होते हैं ये भी आपको आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि इस मार्केट के अंदर जो पार्टीज होती हैं वो काफी लार्ज क्रेडिट वर्दीनेस वाली पार्टीज होती हैं, रेपुटेशन वाली पार्टीज होती हैं, आरबीआई होता है। अभी पढ़ेंगे हम कि मनी मार्केट में कौन कौन सी पार्टीज डील करती है। इसलिए यहाँ पे फ्रॉड का रिस्क बहुत कम है, यहाँ पे पैसा डूबने का रिस्क बहुत कम है, क्योंकि लार्ज कंपनीज, क्रेडिट वर्दी कंपनीज, गवर्नमेंट, आरबीआई, ये सब इसकी पार्टीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कि आपका पैसा डूब जाएगा या फ्रॉड के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इस मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटीज डील होती है, एक तो वो लो रिस्क होती है, अनसिक्योर्ड का मतलब होता है उनके अगेंस्ट सिक्योरिटी नहीं होती, कुछ कोलेटरल या गिरवी नहीं रखा जाता, अनसिक्योर्ड है। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म का मैंने आपको बता ही दिया कि दे आर इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर, दैट आर हाईली लिक्विड। ये हाईली लिक्विड है क्लास, वैसे भी इसलिए लिक्विड है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है। भाई जो भी चीज विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी वो लिक्विड है,
एंड ये उससे भी ज्यादा हाईली लिक्विड है बिकॉज दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हाईली लिक्विड का मतलब क्या? समथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली। तो जो भी मनी मार्केट की सिक्योरिटीज है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो लो रिस्क वाली है, अनसिक्योर्ड है, शॉर्ट टर्म है एंड हाईली लिक्विड है। इस तरह की सिक्योरिटीज यहाँ पे डेली बेस पे इशू होती हैं और उनकी ट्रेडिंग होती है। ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपसे मनी मार्केट के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। सिर्फ एक लाइन में डेफिनेशन पढ़ के नहीं छोड़ देना है, आपको मनी मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है। अच्छा क्लास, जो मनी मार्केट है ना, इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका आईटीओ पे या कहीं लाजपत नगर में इसका ऑफिस है। नो, देयर इज नो फिजिकल लोकेशन ऑफ द मनी मार्केट। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो टेलीफोन पे या इंटरनेट पे होती है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? कोई ऐसी मार्केट नहीं है जहां फिजिकली विजिट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज जो होती हैं वो टेलीफोन या ओवर द इंटरनेट कैरी होती हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर क्लास? अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें अब डिस्कस करनी है वो ध्यान से सुनो कि मनी मार्केट से जो फंड्स इशू होते हैं, जो कंपनी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करके जो पैसा उठाती है, जो फंड रेज करती है, वो किन चीजों के लिए करती है? क्या पर्पस होता है मनी मार्केट से पैसा उठाने का? तो क्लास लिसन टू इट वेरी केयरफुली, इट कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। यस क्लास, मनी मार्केट से देखो शॉर्ट टर्म फंड्स रेज होते हैं, चीज हमें पता चल गई। तो यानी मनी मार्केट का मेन पर्पस क्या होगा? उससे उठाया हुआ पैसे से आप बिल्डिंग नहीं खरीद सकते, आप बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर सकते क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड्स है। तो क्लास ये पैसा यूज होता है टू मीट टेम्पररी शॉर्टेजेस ऑफ कैश, कि आपको थोड़ी बहुत शॉर्टेज हो रही है, टेम्पररी शॉर्टेज हो रही है कैश की, उस शॉर्टेज को मीट करने के लिए आप मनी मार्केट फंड्स का यूज कर सकते हो। ठीक है। अब देखो मेजर पार्टिसिपेंट्स, क्लास जो मैं आपसे बात कर रही थी, इसके मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं? आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, यू कैन सी द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द पार्टीज, कि कोई भी उठ के मनी मार्केट में पार्ट नहीं ले रहा है। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, ये सब बड़ी बड़ी पार्टीज है। लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस, म्यूचुअल फंड्स, ये सब आपकी बुक्स में मेंशन है, मैं यहाँ पे फिर भी लिख देती हूँ। लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस, म्यूचुअल फंड्स, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, स्टेट गवर्नमेंट, इवन एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, मतलब जो भी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपके मनी मार्केट के मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं। तो क्लास यहाँ पे फ्रॉड हो या आपका पैसा डूबे या आपके साथ कोई मतलब मिसडीड करे कोई ऑर्गेनाइजेशन, इसके चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। क्योंकि सारे बड़े इंस्टीट्यूशन जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत ज्यादा है वो मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं। अच्छा, जो इंस्ट्रूमेंट्स है मनी मार्केट के, ऑल्दो मैं ये बात डिस्कस कर चुकी हूँ, बट अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग एनसीईआरटी में इसे एक सेपरेट लाइन में स्पेशल एम्फेसिस दी हुई है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, द इंस्ट्रूमेंट्स आर हाईली लिक्विड। मैं फिर कह रही हूँ, हाईली लिक्विड मीन्स दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली, दे कैन बी कंसिडर्ड अ क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर मनी। ठीक है, दिस थिंग क्लियर क्लास? तो ये मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट था बेसिक। अब मनी मार्केट का टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, इसके बाद आपके कोर्स में आते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू दैट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। क्लास हमारे कोर्स में मनी मार्केट के 5 मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। नंबर 1 ट्रेजरी बिल, नंबर 2 कमर्शियल पेपर, नंबर 3 कॉल मनी, नंबर 4 सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड नंबर 5 कमर्शियल पेपर। ठीक है क्लास, तो हम 1 बाय 1 सबके बारे में पढ़ेंगे एंड आज हम प्रोसीड करते हैं विद ट्रेजरी बिल। ठीक है। अब क्लास ट्रेजरी बिल क्या होता है, ध्यान से सुनो। क्लास ट्रेजरी बिल इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ठीक है, ये क्या है? ये भी भाई देखो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये किस चीज का इंस्ट्रूमेंट है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ये चीज तो अभी इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं क्लास में, अभी बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके माइंड में वो चीज बैठ जाए
कि मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, ये शॉर्ट टर्म फंड्स की ही मार्केट है। इसके जो पांचों इंस्ट्रूमेंट है ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए ही काम आएंगे। तो जो ट्रेजरी बिल है ये एक इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का। लेकिन मेन चीज सुनो, इसे इशू कौन करता है? इशूड बाय आरबीआई। किसके पास पावर है इसे इशू करने की? इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मेन चीज है क्लास, ये मेन चीज है जो आपको समझनी है कि ये पांचों के पांचों इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट के यानी पांचों के पांचों शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के ही इंस्ट्रूमेंट है। बट ये कौन इशू करता है? आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड अगर कोई आपसे पूछे कि ट्रेजरी बिल का मेच्योरिटी पीरियड क्या है, तो सबको पता है कि जितने भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है सबका मेच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर होता है। ठीक है, अब ट्रेजरी बिल के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। यस क्लास, अब ट्रेजरी बिल के बारे में पढ़ते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि केस स्टडी की फॉर्म में आ सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। तो क्लास जो भी छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स दी है ट्रेजरी बिल के बारे में एनसीईआरटी में, लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन। नंबर 1, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ट्रेजरी बिल? द अदर नेम ऑफ ट्रेजरी बिल इज जीरो कूपन बॉन्ड्स। क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड्स। ठीक है, these are issued to meet the short term requirement of funds of the central government। ठीक है, यानी ये जो फंड्स हैं ये क्यों इशू करे जाते हैं? आपको पता है कौन इशू करता है इन फंड्स को? इन फंड्स को इशू करता है कौन? आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कौन इन फंड्स को इशू करता है? आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होती है पैसों की, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होती है थोड़े बहुत पैसों की, तब ये फंड्स जो है वो इशू होते हैं। ठीक है, ये क्लास में हम क्या बोल रहे थे? जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की, मतलब थोड़े टाइम के लिए थोड़े बहुत पैसे चाहिए होते हैं, तो वो ट्रेजरी बिल इशू करते हैं। ठीक है, मतलब आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। दे आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट्स। क्लास आपने 11th में अच्छे से पढ़ा है प्रोमिसरी नोट्स क्या है। बहुत सिंपल और ब्रीफली मैं बता दूं कि इसके अंदर क्लियर लिखा होता है कि जो पार्टी पैसे उधार ले रही है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे उधार ले रही है, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो अमाउंट वापस करेगी। दे आर हाईली लिक्विड एंड हैव एश्योर्ड यील्ड। ठीक है क्लास, हाईली लिक्विड है सभी। तो हमने पढ़ा था कि पांचों के पांचों इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं मनी मार्केट के, दे आर हाईली लिक्विड, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली एंड हैव एश्योर्ड यील्ड। और इनका जो रिटर्न है वो कंफर्म है कि रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब कि अगर सपोज मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रेजरी बिल परचेज करती हूँ एंड उसके बदले सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे देती हूँ, ध्यान से सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रेजरी बिल परचेज करती हूँ, उसके बदले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे उधार दे रही हूँ, तो ये कंफर्म है कि मुझे रिटर्न मिलेगा। मैंने जितने पैसे दिए हैं उससे कुछ बढ़ के ही मुझे मिलेगा। जैसे आप बैंक जब आपको लोन देता है तो बैंक जब आपसे पैसे वापस लेता है तो इंटरेस्ट भी तो लेता है ना साथ में। सिमिलरली अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे दे रही हूँ तो गवर्नमेंट जब मुझे मनी वापस करेगी तो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ वो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। ठीक है, अब आगे देखो। एंड नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। क्लास ट्रेजरी बिल में डिफॉल्ट का कोई चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कौन इशू कर रहा है? आरबीआई। आरबीआई डिफॉल्ट नहीं करेगी। आरबीआई की साउंडनेस की बात ही अलग है, वो एपेक्स बैंक है। ठीक है, तो दीज आर हाईली लिक्विड, हैव एश्योर्ड यील्ड, आपको रिटर्न पक्का मिलेगा ही मिलेगा, एंड देयर इज नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ड्यू टू साउंडनेस ऑफ आरबीआई। ठीक है, दे आर अवेलेबल फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹25,000। क्लास ये चीज आपकी केस स्टडी में आ सकती है कि कोई भी लिख लो, मिस्टर एक्स जो है वो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से एक इंस्ट्रूमेंट परचेज करा, ठीक है, जिसका मिनिमम अमाउंट ₹25,000 था। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो ये 1 मार्क्स के बेसिक क्वेश्चन है क्लास, जो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आपको छोटी छोटी चीजें पता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ये आया था कि सपोज इफ यू आर हैविंग ₹1,20,000 विद यू, हाउ मेनी ट्रेजरी बिल्स कैन यू परचेज? इस तरह का भी क्वेश्चन आ चुका है सैंपल पेपर में कि अगर आपके पास ₹1,20,000 है तो आप कितने ट्रेजरी बिल्स खरीद सकते हो। तो पहले आपको पता तो कि ट्रेजरी बिल मिनिमम अमाउंट 25,000 का आता है एंड इन मल्टीपल्स देयर ऑफ 25,000 के ही मल्टीपल्स होते हैं कि 25,000, 50,000,
75,000, इस तरीके से। मतलब 25,000 होता है उसका मिनिमम अमाउंट, और या होते हैं उसके मल्टीपल्स, 25,000 का, 50,000 का, 75,000 का, 1 लाख का, 1,25,000 का। तो क्वेश्चन ये आया था कि अगर आपके पास 1,20,000 है एंड आप मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रेजरी बिल, जो मिनिमम अमाउंट होता है ट्रेजरी बिल का, उस फेस वैल्यू के ट्रेजरी बिल खरीदना चाहते हो तो आप कितने ट्रेजरी बिल्स खरीद सकते हो? आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? ये 1 मार्क्स के इस तरह क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आया था कि अगर आपके पास टोटल रुपीज 1,20,000 है एंड आप मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रेजरी बिल, जो मिनिमम फेस वैल्यू होती है ट्रेजरी बिल की, आप उस फेस वैल्यू पे ट्रेजरी बिल्स खरीदना चाहते हो तो आप कितने खरीदोगे? तो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? रुपीज 25,000। अब 25,000 मिनिमम वैल्यू है तो आपके पास 1,20,000 है, तो आप कितने बिल्स खरीद सकते हो? 4। तो यू कैन परचेज 4 बिल्स ऑफ द मिनिमम फेस वैल्यू ऑफ द ट्रेजरी बिल। 25,000 के आप 4 बिल्स खरीद सकते हो। ठीक है, आप क्लास ध्यान से सुनो। आप एक एग्जांपल से ध्यान से सुनो कि ट्रेजरी बिल्स किस तरीके से इशू होते हैं, किस तरीके से आपको रिटर्न मिलता है, क्या पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप क्लास ध्यान से देखो। सपोज ये एक इन्वेस्टर है, ठीक है, और यहाँ पे आरबीआई है। आरबीआई इज इशूइंग ट्रेजरी बिल ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान से देखो, ठीक है, ये एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में भी है, ये मैं आपको समझा रही हूँ। अब जो ये इन्वेस्टर है ये 91 डेज का ट्रेजरी बिल लेता है विद अ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख फेस वैल्यू उस ट्रेजरी बिल की। ठीक है, ट्रेजरी बिल की फेस वैल्यू कितनी है? रुपीज 1 लाख। ठीक है, लेकिन ट्रेजरी बिल जब भी इशू होते हैं दे आर इशूड एट अ प्राइस लेस देन फेस वैल्यू। ध्यान से सुनना, तभी मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। यहाँ पे ट्रेजरी बिल 1 लाख का है, उसकी फेस वैल्यू 1 लाख की है, बट वो 1 लाख में इशू नहीं होगा, उससे कम प्राइस में इशू होगा। तो ट्रेजरी बिल की फेस वैल्यू 1 लाख की है, पर वो इशू कितने में हुआ? रुपीज 96,000 में। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो इन्वेस्टर है इसने आरबीआई को कितने पैसे दिए? इसने दिए 96,000 एंड लिया ट्रेजरी बिल। ये चीज समझ आई? पहले मैं बहुत स्लोली ये चीज समझा रही हूँ कि ट्रेजरी बिल जब भी इशू होता है वो फेस वैल्यू से कम प्राइस पे इशू होता है। अगर ट्रेजरी बिल 1 लाख का है तो लेकिन उस इन्वेस्टर ने आरबीआई से कितने में खरीदा है? 96,000 में। फेस वैल्यू से कम प्राइस पे इशू होता है। ठीक है, अच्छा अब 91 डेज पूरे हो गए। ठीक है, अब क्या होगा? अब जो है ये इन्वेस्टर ट्रेजरी बिल वापस करेगा आरबीआई को और आरबीआई से अपने पैसे वापस लेगा। यही है ना कि उसने 91 डेज के लिए गवर्नमेंट को पैसे उधार दिए थे। अब क्या होगा? 91 डेज बाद ये ट्रेजरी बिल वापस करेगा और जो इसका अमाउंट है ये वापस लेगा। जब ये अमाउंट वापस लेगा तो इसे 96,000 नहीं मिलेंगे, तब इसे मिलेंगे पूरे 1 लाख रुपीज, जो फेस वैल्यू थी ट्रेजरी बिल की। समझ लो क्लास कि ट्रेजरी बिल जब इशू होते हैं तो दे आर इशूड एट अ प्राइस लेस देन फेस वैल्यू, लेकिन जब वो रिडीम होते हैं, रिडीम सबको पता है इसका मीनिंग, आप अकाउंट में पढ़ चुके हो, लेकिन जब वो रिडीम होते हैं, जब वो वापस किए जाते हैं तो वो फेस वैल्यू पे किए जाते हैं। और ये जो डिफरेंस है ना, देखो इसमें फेस वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। इशू प्राइस कितना था? 96,000। तो ये जो डिफरेंस है ना 4,000 का, ये जो डिफरेंस है 4,000 का, 1 लाख उसकी फेस वैल्यू थी, इशू प्राइस 96,000 था, इसी को कहते हैं डिस्काउंट। इसे क्या कहते हैं? डिस्काउंट। और ये एक्चुअली में कोई डिस्काउंट नहीं होता, ये बेसिकली क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो ना क्लास, तो इंटरेस्ट होता है। अगर मैं आपको पैसे उधार दूं 96,000, लेकिन जब मैं आपसे पैसे वापस लूंगी तो मैं 96,000 नहीं लूंगी, मैं उसमें इंटरेस्ट मिला के पैसे वापस लूंगी। तो वही तो है, इस इन्वेस्टर ने आरबीआई को जब पैसे दिए थे तो 96,000 दिए थे, लेकिन जब उसने पैसे वापस लिए तो उसे 1 लाख रुपीज मिले। क्यों? यानी ये जो डिफरेंस था 4,000 का, ये क्या था? बेसिकली ये इंटरेस्ट था। भाई जब आप किसी को उधार देते हो, जब आप किसी को लोन देते हो, जब भी आप किसी को उधार देते हो, जब आप किसी को लोन देते हो, जब वो पैसा वापस करता है प्रिंसिपल अमाउंट, तो साथ में क्या देता है? इंटरेस्ट। तो बस ये इंटरेस्ट को ही यहाँ पे क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। समझ आई क्लास बात? यानी ट्रेजरी बिल्स, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ट्रेजरी बिल जब इशू होते हैं
तो फेस वैल्यू से कम प्राइस पे इशू होते हैं। 1 लाख फेस वैल्यू तो 96,000 में इशू है, लेकिन जब वो रिडीम होते हैं यानी जब ये इन्वेस्टर ट्रेजरी बिल वापस करेगा और पैसा वापस लेने जाएगा तो इसे पैसा मिलेगा पूरा फेस वैल्यू वाला 1 लाख रुपीज वापस मिलेंगे, ठीक है। और ये जो डिफरेंस है फेस वैल्यू और इशू प्राइस में, इसे बोलते हैं डिस्काउंट। और ये बेसिकली होता क्या है, इंटरेस्ट, कि उस इन्वेस्टर ने सेंट्रल बैंक को लोन दिया, उधार दिया, उसके बदले उसे क्या मिला, इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर क्लास? तो ये है पूरा आपके ट्रेजरी बिल का कॉन्सेप्ट क्लास। बाकी जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सीओडी, कमर्शियल बिल, ये सब चीजें जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हमने ऑलरेडी मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया प्लस ट्रेजरी बिल। और ट्रेजरी बिल अपने आप में थोड़ा सा एज कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके अंदर माइन्यूट डिटेल्स ज्यादा है। इसीलिए आज हमने मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट एंड वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ट्रेजरी बिल को कंप्लीट किया है, एंड नेक्स्ट 4 इंस्ट्रूमेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। इज दैट क्लियर क्लास? अगर आपका कहीं कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। वैसे तो हमने हर छोटी छोटी डिटेल जो भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन है हमने वो सारी यहाँ पे है डिस्कस करनी है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है क्लास तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।